So let us begin with next question. Question number 7th. A 0.07 Henry inductor and a 12 ohm resistor are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source. The approximate current in the circuit and the phase angle between the current and the source voltage are respectively. Take pi as 22/7. सबसे पहले आप फेज एंगल निकाल लो, विच इज़ वेरी सिंपल थिंग टू डू. और क्लियरली बोला है कि एक इंडक्टर है, एक रजिस्टर है, मतलब इट इज़ अ सर्किट विच इज़ एल आर. तो अगर एल आर सर्किट है तो आपको याद होगा ही, होना भी चाहिए, ये होता है डायरेक्शन ऑफ ई आर और ये होता है रेजिस्टेंस आर. उसके बाद दिस इज एक्स एल विच इज़ बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड देन ये होता है आपका इम्पिडेंस. तो इम्पिडेंस ट्रायंगल में ये तीन साइड्स हैं, वन इज इम्पिडेंस, वन इज रेजिस्टेंस, वन इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये होता है आपका फेज एंगल. और ऑफ कोर्स यू नो कि यहाँ पे कौन लीड करता है, ईएमएफ. आपको पूछा है फेज डिफरेंस पूछा है ना, फेज एंगल पूछा है मतलब बेसिकली. तो फेज एंगल अब आपको क्या क्या पता है उस पर डिपेंड करता है. यू नो आर, यस, एंड व्हाट यू वांट टू नो इज एक्सएल. क्योंकि आपको अगर मैं इफ आई यूज फॉर एग्जांपल tan phi, अगर मैं tan phi यूज करता हूँ तो tan इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एक्सएल लगने वाला है तो इट इज ओमेगा एल. और ओमेगा है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी शायद 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है. और एल की वैल्यू है 0.07. 100 इंटू 0.07 इज 7, तो 7 पाई है ना, 7 पाई. और पाई की वैल्यू आपको बोला है 22/7, तो 7 इंटू 22/7 दैट इज 22, तो ये मिल गया आपको 22. तो tan phi आ गया आपका XL. XL इज 22 अपॉन R इज 12. हाँ, तो ये आ गया 11/6. तो phi आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 11/6. tan इनवर्स ऑफ 11/6 अभी ऑप्शन नंबर बी और सी में से आएगा एक. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक आएगा. तो देखते हैं अभी बी या सी में से कौन सा आएगा. अच्छा, ए में भी है, ठीक है, ए में भी है, वो भी चेक कर लेंगे. देन आपको पूछा है करंट, भी पूछा है आपको, करंट पूछा है ना, द अप्रोक्सीमेट करंट. हाउ डू यू फाइंड आउट करंट? E इक्वल टू आई जेड, आई इक्वल टू ई बाई जेड. ठीक है, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ. ई बाई जेड, जेड होता है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ई ये आरएमएस वैल्यू होता है. और आरएमएस वैल्यू ये क्या है, अब तो आरएमएस है कि पी के, वो आरएमएस ही है. 220 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर वॉज 12 स्क्वायर और एक्सएल था 22 का स्क्वायर. तो इसको आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये 8.8 है, वो 88 है, ये 0.88 है, तो आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली चाहिए. तो अप्रॉक्सीमेटली कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है. 12 स्क्वायर इज 22 स्क्वायर इज 484. 484 प्लस 144 कितना, 628. 628 तो 625 मान लो ना उसको, 25. तो 220/25, you see it is somewhere 8 point something. 825 1 जा 9 जा होता है 225, तो ये 220 अपॉन 25 8 point something, तो 8.8 एम्पियर. 8.8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए. डन. क्वेश्चन नंबर 8. A 100 ohm resistor, a 0.1 microfarad capacitor and an inductor are connected in series across a 250 volt supply at variable frequency. Calculate the value of inductance of inductor at which resonance will occur given that the resonant frequency is 60 Hz. आपको एक LCR सर्किट दिया है जिसमें आपको R की वैल्यू, C की वैल्यू दी है, L पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जब रेजोनेंस होगा तो आपको तब इंडक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है एट रेजोनेंस. रिमेंबर, एट रेजोनेंस. ओके, और आपको पूछा है, आपको बताया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, 60. तो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई रूट ऑफ
एल सी। तो ये वैल्यू कितनी है 60 है। दिस इज 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। एल की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की वैल्यू दी है तुमको, कितनी दी हुई है 0.1 माइक्रोफैरड। तो 0.1 माइक्रो इज 10⁻⁻6। तो यह आ गया आपका 6 इंटू 2 पाई इंटू 10। सिर्फ 60 को मैंने स्प्लिट कर लिया बिकॉज आई वांट टू डू स्क्वायर नाउ, तो मैं स्क्वायर करूंगा अभी। तो दिस इज बेसिकली 10⁻⁵ एल इंटू 10⁻⁵ स्क्वायर कर लो दोनों साइड्स पे। तो यू हैव बेसिकली 6 का स्क्वायर इज 36 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻² इक्वल टू 1/L इंटू 10⁻⁻5। एल को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और बाकी सब यहाँ लेके आते हैं। तो 1/36 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻5। वैल्यू देख लो एक बार, ठीक है, हो गया हमारा काम। 10⁻⁻5 और +2 -3 पाई स्क्वायर इज 10, पाई स्क्वायर रफली 10। तो -3 और 10 -2 -2 ऊपर गया +2 मतलब 100। तो ये आ गया आपका 100। रिमेंबर ये 36 इंटू 4, 35 इंटू 4 पता है 140। तो 36 इंटू 4 कितना है 144 ही होगा ना। 36 का डबल 72 का डबल 144। 100/144 100/140। व्हाट इज 100/140? 5/7। तो 5/7 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? एनीथिंग बट लेस देन 1। तो देखो अभी कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। डन। अब होना तो यही चाहिए। They have mentioned 70.3. How come? वैल्यू चलो देखिए 0.1 माइक्रो है, माइक्रो बराबर है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज बराबर है हर्ट्ज। एफ आर इज दिस, ये करेक्ट लिखा है मैंने। दिस इज ऑल्सो फाइन। सी की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरड 10⁻⁵ दैट इज ओके। इफ आई स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, दैट इज ऑल ओके। इसका रूट हट गया, दैट इज फाइन। एल वहाँ गया, ये नीचे आ गया 36 4 पाई स्क्वायर और ये 10⁻⁵ था -5 +2 -3 +1 -2 ऊपर गया, गुड 144। तो बेसिकली -7 क्यों आएगा? ओ -6, देखो छोटी सी गलती। ओके, तो ये जो छोटी सी गलती है इसको ये एम्पलीफाई हो गई ना एरर। ये कितना आएगा 10⁻⁷ तो 10⁻⁷ आएगा। तो यहाँ पे भी 10⁻⁷ आएगा। तो सिर्फ आंसर मिली में जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन। 10⁻⁻1 यहाँ पे -7। if this is -7, this is -7, and if this is -7 ऊपर कितना आएगा फिर 10⁻⁴। अरे सिर्फ 2 का पावर चेंज हुआ ना। देखो वापस देख लो, ये कितना आ गया पाई स्क्वायर 10 इंटू 10⁻² 1000, 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻+4। तो सिर्फ मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो हमारे पास आंसर 0.7 आ रहा था इंटू क्या हो जाएगा 100, मतलब कितना हो जाएगा 70 के आसपास। तो 70 के आसपास अभी ऑप्शन नंबर डी 70.3। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th। इन अ सीरीज LR सर्किट, LR मतलब C is missing, XL equal to R, XL is equal to R। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशन हो जाना चाहिए थे। इम्पेडेंस यहाँ पे आएगा √2R, क्योंकि इम्पेडेंस होता है √R² प्लस XL², लेकिन XL और R की वैल्यू सेम है, तो √R² प्लस R² दैट इज √2R। तो इम्पेडेंस √2R आ गया। और पावर फैक्टर दिया है सर्किट का P1। पावर फैक्टर जिसको तुम cos phi बोलते हो उसको क्या बोला है P1। व्हेन कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस सच दैट XL equal to XC is put in series, the power factor becomes P2, the ratio of P1/P2 is। ऐसा है, पहले सिर्फ LR सर्किट था, तो मैं 2 केसेस में स्प्लिट कर लेता हूँ। केस 1,
पहले सिर्फ LR सर्किट था, तो इसमें Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL², और हमको बोला है XL इक्वल टू R है, तो इम्पिडेंस बन गया √R² प्लस R², तो इम्पिडेंस हो गया 2√R, है ना, √2R, ओके, तो √2R ये आ गया इम्पिडेंस। आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi, और cos phi अभी बाय डिफॉल्ट दिमाग में रहना चाहिए, cos phi। हाँ, कैसे क्या R बोल रहे हो तुम? XL/Z होता है, इट इज ऑलवेज रिएक्टेंस अपॉन इम्पिडेंस, क्योंकि सामने वाला साइड इज ऑलवेज रिएक्टेंस, वो XL या XL माइनस XC या XC होगा डिपेंडिंग ऑन सर्किट। अगर सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है, अभी तो डायग्राम ड्रॉ किया था ना, अभी सामने कौन है? XL, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट होता है, हाँ कि ना? तो मैंने बार बार बोला कि आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर राइटिंग। इफ यू से cos phi देन इट इज एडजेसेंट अपॉन, हाँ, तो अगर आप tan लिख रहे हो तो XL बाय अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थोड़ी सी भी गलती की तो गए, और वापस थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता हूँ। सामने वाला साइड होता है रिएक्टेंस XL या फिर XL माइनस XC या सिर्फ XC डिपेंडिंग ऑन द सर्किट। हाइपोटेन्यूज होता है इम्पिडेंस और एडजेसेंट साइड होता है R। व्हाट इज कॉज्ड बाय डेफिनेशन? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। तो पहले केस में सर्किट कौन सा था? सर्किट LR है, LR है कि नहीं? यस। तो यहाँ पे क्या लिखूं? R। वेरी गुड। और Z कितना आया तुम्हारा? √2R, तो ये आ गया आपका √2R, तो 1/√2 है ना, 1/√2। सिर्फ इसको नाम क्या बोला है? P1 बोला है, डन। अब जो केस 2 है, केस 2 इज LCR सर्किट, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस लगा दिया, लेकिन विद द कंडीशन कि XL इक्वल टू XC, मतलब रेजोनेंस कंडीशन, और XL इक्वल टू XC पे इम्पिडेंस होता है सिर्फ R, √R² प्लस XL माइनस XC²। XL और XC की वैल्यू सेम है। तो मुझे बताओ सेकेंड केस में P2 मतलब cos phi, व्हाट इज cos? R/Z, लेकिन Z क्या आएगा? R, क्योंकि इस केस में XL इज इक्वल टू XC, तो कितना आ गया? 1। इसको क्या बोला है? P2। आपको रेशो में पूछा है P1/P2, तो P1/P2, व्हाट इज P1? 1/√2, हो गया खत्म। P2 तो 1 है, तो 1/√2, 1/√2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, a coil has resistance 30 ohm, inductive reactance मतलब XL 20 ohm at 50 Hz frequency. If an AC source of 200 volt 100 Hz is connected across the coil, the current in the coil will be। तो सबसे पहले यहाँ पे दो अलग अलग कॉइल्स है, तो नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड दो केसेस बना लो। केस 1 में रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 30, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बोला हुआ है हाउ मच? 20। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बोला हुआ है, पहले केस का फ्रीक्वेंसी है 50। तो दो केसेस है, कॉइल सेम है लेकिन सोर्स अलग अलग है। पहले केस में जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी कितना? 50। दूसरे केस में कितना? 100। तो कॉइल इज सेम बट द मतलब सोर्सेज आर डिफरेंट, तो सिर्फ सोर्स चेंज कर दिया आपने। ओके गुड। अब देखो ऐसा है, कोई पूछा है करंट इन द कॉइल। केस 2, करंट कैसे फाइंड करते हो? E/Z। वेरी गुड। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज हाउ डू यू फाइंड आउट Z? √R² प्लस, सही है, XL इज ω/L। तो सेकेंड केस में जब देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे Z इक्वल टू √R² प्लस XL-², अगर XL' इज ω-L। मैंने इसलिए बोला फ्रीक्वेंसी चेंज किया, तो रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता लेकिन XL करता है। ओमेगा इज 2πf, तो F', व्हाट इज F'? 100। व्हाट इज L? L कितना था? कितना है? 20।
वेट, मैं वहीं पे आ रहा हूँ. आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू कि एक्सेल की वैल्यू जो पहले केस में 20 दिया है वो सेकेंड केस में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. तो गुड. अब ये जो एल है ना, एल, अब रिमेंबर ये एल की वैल्यू तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास कौन है? एक्सेल है. इसके लिए केस 1 लगेगा वापस. देखो अभी कैसा है ना, इसको ऐसा कर सकते हैं क्या? एक्सेल की वैल्यू कितनी 20. ओमेगा कितना था? ओमेगा 2 पाई एफ. व्हाट वाज एफ? 50. तो 2 पाई 50 इंटू एल. सही है क्या? तो बताओ कितना आ गया? अरे जल्दी बोलो. हाँ, 1/5 पाई. 1/5 पाई. यहाँ से एल मिल जाएगा. अब तुमको यहाँ से एक्सेल डैश फाइंड करने के लिए ओमेगा डैश एल लगेगा. व्हाट इज ओमेगा डैश? 2 पाई एफ डैश. गुड. तो एक्सेल डैश 2 पाई एफ डैश. एफ डैश कितना था? 100 था. 1/5 पाई. ठीक है. कैंसल 1 जा एंड. तो कितना हो गया? 40 हो गया. 40 ओम हो गया. ठीक. गुड. तो अभी तुमको क्या चाहिए? करंट चाहिए. करंट सेकंड केस में चाहिए. E/Z. और Z क्या है? R² प्लस एक्सेल डैश स्क्वायर. E की वैल्यू 200 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना था? 30. रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता. रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. 30² प्लस 40² रूट मैंने बताया था कितना होता है? 50 स्क्वायर और उसका रूट. तो कितना हो गया? 4 एम्पियर. तो 4 एम्पियर होगा ना आंसर में. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट RLC and an AC voltage source are all connected in series. तो ये सीरीज LCR सर्किट है. When L is removed, अभी तुमने अगर L रिमूव कर दिया तो सर्किट विल बिकम कैपेसिटिव सर्किट. कैपेसिटिव सर्किट में EMF लैग करता है, करंट लीड करता है. तो उस केस में रिजल्टेंट EMF फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा. ये पता होना चाहिए. उसके बाद बोला है द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज π/3. इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड, L की जगह पे C रिमूव करते हैं तो फिर वो बन जाता है इंडक्टिव सर्किट. इंडक्टिव सर्किट में EMF लीड करता, करंट लैग करता. लेकिन क्या बोला है? द फेज डिफरेंस अगेन π/3. ओके. द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज. तो पावर फैक्टर पूछा है आपको सर्किट का. तो बताओ पावर फैक्टर क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट. चलो ठीक है. 2 केसेस. भाई बाय द वे यहाँ पे ना 2 नहीं, यहाँ पे 3 केसेस है. एक तो ओरिजिनल केस है जिसमें LCR तीनों थे. तो ओरिजिनल सर्किट के लिए ओरिजिनल सर्किट का पावर फैक्टर पूछा है. ओरिजिनल सर्किट का. तो ओरिजिनल सर्किट में अगर आप देखोगे ना ओरिजिनल में, तो यू विल हैव समथिंग लाइक दैट. ये R होगा, ये XL माइनस XC होगा और ये Z होगा. तो पावर फैक्टर इज cos phi adjacent साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. मतलब बेसिकली इट इज cos phi इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. द इशू हियर इज दैट आपको XL और XC की वैल्यू नहीं पता है क्या? नहीं. इसके लिए भी उन्होंने क्या बोला है कि अगर इमेजिन कि हम लोग अगर पहले क्या निकाल दिया उन्होंने सर्किट से L. अगर उन्होंने सर्किट से L निकाल दिया तो इफ L इज रिमूव्ड, तो इफ L इज रिमूव्ड यू हैव समथिंग लाइक दिस. तो इफ L इज रिमूव्ड, जब तुमने L को रिमूव कर दिया तो फेज एंगल φ1 बोल देता हूँ. ऑफ कोर्स दिस इज Z, ऑफ कोर्स दिस इज XC, दिस इज R. तो यहाँ से मिल जाएगा cos φ1. व्हाट इज cos φ1?
आर वाई जेड। ओके, वेरी गुड, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि तुमको क्या चाहिए, what do you want to find out? If you want to solve this, what will you need? Relation between x and r, क्योंकि ना r दिया है ना xl दिया है ना xc दिया है, तो मैं अगर cos लेता हूं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। टेक टाइम, क्या आएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और लेकिन ये phi1 की वैल्यू कितनी दी है? π/3। व्हाट इज tan of π/3? tan of 60 √3। क्या आ गया? √3। रिमेंबर दिस इज √3। तो xc/r, तो यहाँ से xc क्या आ जाएगा? √3r। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इफ c इज रिमूव्ड, इफ c इज रिमूव्ड, अगर हम c को रिमूव कर देते ना तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, मोर और लेस। ठीक है, ये r है, ये xl है, और ये z है, और ये phi2 है। तो अगेन tan phi2 इज इक्वल टू xl/r, लेकिन tan phi2 अगेन phi2 कितना है? π/3 है, मतलब ये वापस कितना आएगा? तो xl और xc दोनों सेम है, मतलब रेजोनेंट सर्किट था वो। क्या था वो? रेजोनेंट सर्किट। देयरफॉर द सर्किट इज अ रेजोनेंट सर्किट। आंसर इज ऑप्शन सी, 1 आएगा। सर्किट इज अ रेजोनेंट सर्किट। तो रेजोनेंट सर्किट है। क्यों रेजोनेंट सर्किट है? एज आई टोल्ड यू, क्योंकि हमारे पास एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या आ गई? सेम। तो पावर फैक्टर cos फाई क्या था? r/z, लेकिन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी पे r और z की वैल्यू होती है सेम, तो r/r, तो हो गया 1। तो पावर फैक्टर इज 1। गुड। अब व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, इट इज जस्ट प्योर वेस्ट ऑफ टाइम दैट यू आर सॉल्विंग दिस। अगली बार से याद रखना, अगर तुमने पहले L निकाला, पहले C निकाला, जो निकालना है वो निकाल लो। पहले एक कंपोनेंट निकाल दिया, L निकाल दिया मान लेते हैं। फेज डिफरेंस अगर π/3 है या π/6 है, जो भी है, फिर तुमने C निकाला, वापस से फेज डिफरेंस उतना ही है, π/6 है। यहाँ पे π/3 बोला तो मैंने चेंज करके π/6 बोल दिया। तो इफ यू आर रिमूविंग इंडक्टर द फेज डिफरेंस एंड इफ यू आर रिमूविंग कैपेसिटर एंड द फेज डिफरेंस आर सेम, तो वो रेजोनेंट सर्किट ही होता है। उस केस में एक्सएल इक्वल टू एक्सी ही आता है, तो cos फाई उसमें 1 ही आएगा। और फेज एंगल कितना आएगा? 90। आर यू श्योर? 0। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. The instantaneous values of alternating current and voltages in a circuit are given as I equal to 1/√2 sin of 100 pi t। 1/√2 दिया हो तो वेरी गुड, एक्सेलेंट, क्योंकि ये पीक वैल्यू 1/√2 है, RMS इज E0/√2, तो 1/2 आ जाएगा वो। चलो ठीक है। और E इज 1/√2 sin of 100 pi t प्लस π/3, मतलब फेज डिफरेंस π/3 है, और EMF में प्लस लिखा है, तो EMF इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग। तो बेसिकली ये इंडक्टिव सर्किट जैसा है। द एवरेज पावर इन वैट्स कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज पावर। नाउ इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर, इट वाज ERMS IRMS cos of phi। ERMS is E0/√2, दिस इज I0/√2 cos of phi। तो ये आ जाएगा E0 I0/2 cos of π/3। E0 कितना था? 1/√2, तो 1/√2 1/√2/2 cos of π/3, cos of 60 1/2, 2 2 4 और 2 8, तो 1/8, तो 1/8 ऑप्शन डी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑन ट्रांसफार्मर। तो ठीक है, वैसे ट्रांसफार्मर ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, और ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90%। अभी जिसको पहले तो एफिशिएंसी पता नहीं, एफिशिएंसी इन जनरल इज आउटपुट अपॉन इनपुट। इन जनरल, मैं सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा, तुम जहाँ पे भी एफिशिएंसी, गेन, ऐसे वर्ड सुनोगे ना, वो हमेशा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। और ट्रांसफार्मर के केस में आउटपुट तुम लेते हो सेकेंडरी से,
और इनपुट देते हो तुम प्राइमरी से, तो इट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये पता होना चाहिए। और इफिशियंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इसका मतलब तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज पावर ई इंटू आई। तो चलो मैं वो बाद में लिखता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 90% का एफिशिएंसी है, so transformer having efficiency of 90% is working on a 200 volt and 3 kilowatt power supply। power supply तुम प्राइमरी को देते हो, प्राइमरी होता है इनपुट, तो इनपुट पावर पी इन कितना हो गया 3 किलोवाट बराबर, और इनपुट वोल्टेज मतलब बेसिकली ईपी इनपुट वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट का, राइट। इफ द करंट इन द सेकेंडरी is 6 ampere, current in the secondary is 6 ampere, the voltage across the secondary coil, the voltage across secondary coil ES, and the current in the primary coil, and the current in the primary coil IPS। अब ऐसा अज्यूम करता हूँ कि एक हाथ किसी को शायद ट्रांसफार्मर पता नहीं है या याद नहीं आ रहा, तो मैं वो अभी अज्यूम कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर, लेकिन इट इज़ नॉट really expected that you don't know at this stage what is a transformer। तो ट्रांसफार्मर होता है सॉफ्ट आयरन कोर, और यहाँ पे होता है एक प्राइमरी वाइंडिंग, और इस प्राइमरी वाइंडिंग पे लगाते हो तुम इनपुट, तो तुम्हारा जो भी इनपुट है वो यहाँ से दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज इनपुट पावर जो लिखना है वो लिखो। ये होता है सेकेंडरी, नॉर्मली सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, नॉर्मली हम स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी स्टेप अप भी करवाना पड़ता है, तो यू हैव सेकेंडरी है, और यहाँ से लेते हो तुम आउटपुट, तो ये वी आउट है तुम्हारा, ऐसा होता है। इनपुट पावर इज इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, और आउटपुट पावर इज आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट। अब देखो तुमको इनपुट करंट मतलब प्राइमरी में पूछा है ना, क्या बोला है करंट इन द प्राइमरी, मतलब क्या पूछा है आईपी पूछा है, ईपी दिया है, पी इन दिया है कि नहीं, पी इन कितना है 3 किलोवाट, और ईपी दिया है क्या, यस, तो यहीं से तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो आईपी क्या हो गया पी इन बाई ईपी, पी इन इज 3000 किलो मतलब 1000 अपॉन कितना 200, ये 2 जीरो और 2 जीरो गए 30/2 इज 15, तो 15 एम्पियर का इनपुट मतलब प्राइमरी करंट है 15 एम्पियर। आई कैन सी इन ऑप्शन नंबर ए एंड डी। अभी और क्या पूछा तुमको, क्या पूछा है, ES पूछा है ना, ओके। तो तुमको मैंने अभी बताया ना एफिशिएंसी कितना है, पी आउट बाय पी इन है। व्हाट इज पी आउट, इट इज ES/IS, और ये कितना है EP/IP। तुमको क्या चाहिए था ES, पक्का, तो ES विल बी ईटा EP/IP। अभी EP/IP लिखते मत बैठना, EP/IP इज इनपुट पावर, ठीक है, मतलब ये कौन है इनपुट पावर, वो तो तुमको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, कितना है 3 किलोवाट है दिया है, तो फिर क्यों वापस EP/IP लिख रहे हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे IS, इफिशियंसी था 90% मतलब 0.9 फ्रैक्शन वाइज, और ये था 3 किलोवाट, और IS दिया हुआ है 6, 1 जा 2 जा 900/2 कितना 450 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज कितना था, इनपुट 200 था ना 200, और आउटपुट पे कितना मिला 450, तो स्टेप अप की स्टेप डाउन है, तो मैंने डायग्राम में बता दिया था तुमको, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा डाले हुए, तो वॉज अ हिंट फॉर यू कि देखो ऐसा है कि स्टेप अप है। कहाँ लिखूँ मैं अभी, ऑप्शन बी। अच्छा इधर भी 15 था क्या, मुझे रिफ्लेक्शन जैसे दिखता नहीं है कभी कभी, करो ना इसको टिक, पक्का, ओके, ऑप्शन बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, an inductor 12 millihenry, capacitor 50 microfarad and resistor 40 ohm are connected in series across a source of EMF which is given by V10 sine of 340t. Okay, the power loss in the circuit is,
क्या है पावर लॉस? हाउ डू यू फाइंड आउट पावर लॉस? वही तो होता है पावर लॉस। पावर लॉस ERMS IRMS इंटू cos phi, यही पावर लॉस होता है ना। दिस इज पावर लॉस ERMS। अभी अभी अच्छा यहाँ ध्यान दो, एक मिनट यहाँ ध्यान दो। तुम्हारे पास किसका वेव फॉर्म है? वोल्टेज का। करंट का है क्या? नहीं। तो एक काम करना, इसको ना E स्क्वायर बाय जेड लिखना। क्या लिखोगे? E स्क्वायर बाय जेड। अब ठीक, और अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, cos phi क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? R बाय जेड। पक्का? श्योर? तो ये बन गया आपका ERMS बाय जेड का स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर हो गया इनटू R। तो सिर्फ वो फाइंड कर लो। ERMS तो तुमको मिल जाएगा। हाउ डू यू फाइंड आउट ERMS? पीक वैल्यू बाय √2। पीक वैल्यू बाय √2। तो ERMS इज E0 बाय √2। E0 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 बाय √2। वो ठीक है, इसको रहने दो। फिलहाल हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, वैसे रखेंगे। और क्या चाहिए? Z चाहिए। Z चाहिए ना। Z कैसे फाइंड करते हो? R स्क्वायर √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। XL XC। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको? XL कैसे फाइंड करोगे? ओमेगा L। ये 340 क्या होता है? ओमेगा। वेरी गुड। L कितना है? 20 मिली हेनरी है। तो 340 इंटू 20 मिली मतलब 10⁻³ ये दो जीरो और 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1। 34 2 68। तो कितना आ गया? 6.8। और सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज XC which is 1/ωc। ओमेगा इज 340 और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितने दी हुई है? 50 माइक्रोफैरड। 50 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। गुड। अब देखो ऐसा है ना, 340 का जीरो और 50 का जीरो, 10⁻² 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻4। ऊपर जाके 10⁻+4 मतलब 100 × 100। फिलहाल तो ऐसा रखता हूँ मैं। फिलहाल नीचे है 34 5 34 5 1 और 20। ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 17। तो 1000/17 कितना आएगा रफली? 17 का टेबल पता है? पता? व्हाट इज 17 5 17 5 कितना होता है? 17 5 कितना होता है? 85 होता है ना। 17 6 कितना होता है? हाँ, तो ऊपर 1000 है। 1000 इसको 100 × 10 कर सोचो, तो 100/17 is 6। तो 60 के आसपास आएगा। ये कितना आएगा? 60 के आसपास। चलो बता देता हूँ। 1000 डिवाइडेड बाय 17 60 के आसपास बहुत था मैंने 58.82। तो ठीक है, ऐसे ही रखो इसको। कीप इट लाइक दिस ओनली। देखते हैं बाद में। 58.82 देखते हैं, कैलकुलेशन करते वक्त देखते हैं। हो गया ये? वेरी गुड। तुमको चाहिए था Z। अब तुम Z निकाल लो। √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। वेरी गुड। R की वैल्यू कितनी है? 40 है। 40 है। XL कितना है? XL 6.8। 6.8 में से 58.8 गया, कितना हो गया? 52। 52 होगा ना? पक्का सोच लो। हाँ, 52 है ना? 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर इज 2500। 2500 में 1600 4100। 4100 के आसपास इट इज 65। तो 65 आएगा। ये 65 ही आएगा। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ ना 65 आएगा। तुम सुनते कहाँ हो तुम? कितना आ गया? इसमें कितना ऐड करोगे? 40 का स्क्वायर मतलब कितना ऐड करोगे? 1600। इसका क्या करोगे? रूट 65। बोला तो था मैंने 65 आएगा। तो ये 65 आएगा। तो आ गया 65। क्या फाइंड करना था? भूल गया ना? क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? भूल गया तुम? पावर लॉस। और पावर लॉस का फॉर्मूला मैंने बना के दिया। आप भी
क्या था पावर लॉस? ई आर एम एस अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। वेरी गुड। ई आर एम एस, ई आर एम एस, ई आर एम एस कितना है? 10/√2 और ये कितना आया? 65, इसका स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी थी? 40, ठीक ना? नाउ लुक, I'll just write down as 10 into 10 because I don't want to do squares. √2 का स्क्वायर is 2 into 65 का स्क्वायर, तो 65 into 65 into 40. Then again 5 8 जा and 13 जा, बराबर 13 जा ही होता है ना? गुड। अगेन 2 जा 13 जा, 2 कैंसल, 13 स्क्वायर इज 169, ऊपर 80 है, नीचे 169 है, 0.5 के आसपास है, 0.5 के आसपास है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर क्या था? 14। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Inductor 20 millihenry, capacitor 100 microfarad and resistor 50 ohm are connected in series across a source of EMF V equal to 10 sin 3140. The power loss in the circuit is। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे था, वैसे ही वहाँ पे ऐसे वैल्यूज अलग अलग है। तो फिर आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग ये क्वेश्चन करोगे सॉल्व। तो दिस विल गो एज एन असाइनमेंट फॉर यू because it is the same type of question but with different values. Next question, in an AC circuit the instantaneous EMF and current are E equal to 100 sin 30t and I equal to 20 sin 30t minus pi/4। करंट में माइनस लिखा है तो करंट लैग कर रहा है, तो लीड कौन कर रहा है? EMF, मतलब इंडक्टिव सर्किट है। और कितना फेज डिफरेंस है? pi/4। इन वन साइकिल of AC, the average power consumed by circuit and the wattless current are respectively। बताओ तो क्वेश्चन तो देख के समझ में आ गया। एवरेज पावर इन वन साइकिल ऑफ इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट जीरो होता है, सिर्फ रजिस्टिव में जीरो नहीं होता है। रजिस्टिव में क्या होता है? ERMS IRMS cos phi उधर होता है 1, तो वहां पे E0 I0 बाय, अरे ERMS इज E0 बाय √2, IRMS इज I0 बाय √2, तो वहां पे आता है E0 I0 बाय 2। कितना आता है वहां पे? E0 I0 बाय 2। ऐसा ही होता है ना? ओके, तो ऑप्शन ए और बी में से एक आएगा, क्योंकि देखो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि बेसिक्स आर सो इंपॉर्टेंट। द मोमेंट आई सी दिस कि करंट में -π/4 लिखा है, मतलब यहाँ पे करंट लैग कर रहा है तो EMF लीड कर रहा है, तो ये इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर ओवर वन साइकिल जीरो ही होता है। क्या होता है? जीरो। ठीक है, जीरो होता है। तो ऑप्शन ए और बी में से एक आएगा। सिर्फ आपको पूछा है वैटलेस करंट। नाउ व्हाट इज दिस वैटलेस करंट का कॉन्सेप्ट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैटलेस करंट? क्या होता है वैटलेस करंट? इफ आई रिमेंबर करेक्टली ऑप्शन ए आएगा। हाँ बताओ, व्हाट इज वैटलेस करंट? वैटलेस करंट मतलब क्या? डज नॉट डिपेंड ऑन पावर। तो कैसे निकालोगे वैटलेस करंट? वैटलेस करंट E/Z। ई तो पता है तुमको, ई मिल जाएगा। कितना है ई? ये ई कौन होता है? ई कौन होता है? ई, व्हाट इज दिस ई हियर? व्हाट इज दिस ई? अरे ये ई मतलब कौन? बताओ, चलो करंट निकाल के बताओ।
व्हाट इज एवरेज पावर का फॉर्मूला? ARMS RMS cos phi, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है? वोल्टेज। कितने से लीड करता है? वैलिड क्वेश्चन है वैसे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर? ARMS RMS cos phi। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? π/4। तो π/4 cos ऑफ π/4 तो जीरो नहीं होता। तो हाँ, तो जीरो क्यों आया फिर? आंसर तो जीरो ही है पावर, लेकिन क्यों आया? क्वेश्चन वैलिड है। वेरी गुड। आपको पहले क्या पूछा वो देखो, क्या पूछा पहले? एवरेज पावर, तो जीरो होगा ही नहीं। और बाद में क्या पूछा है? बैटलेस करंट, तो बैटलेस करंट जीरो होगा अगर ऑप्शन ए या बी आना है तो। इसलिए तो बोला सॉल्व करो, मैं तुम्हें नहीं बता देता अभी तक, क्योंकि cos phi, रिमेंबर एवरेज पावर जब जीरो तुमने बोला था ना, वो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था। उधर π/2 का फेज डिफरेंस होता है, इधर π/4 है। इट इज नॉट प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो जीरो नहीं होगा। So that is why I told you to solve। तो करो सोल्व, बताओ आंसर। डी नहीं, इन्होंने ऑप्शन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये? 16। हाँ, 16 का डी बोला हुआ है, बराबर। तो बताओ, बेसिक वो सादे फॉर्मूला लगाएंगे ना अपने अपने, कौन से? ARMS RMS cos phi। गुड, उससे पावर मिल जाएगा। करंट कैसे निकालोगे? ओके, चलो ठीक है। तो अभी ध्यान दो, तो मैं अगली बार से कंफ्यूज करूँ तो मत होना, तो ध्यान दो। इन एन AC सर्किट इंस्टेंटेनियस EMF एंड करंट आर गिवन बाय, EMF दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। ये E0 है 100, ये I0 है 20, और फेज डिफरेंस है π/4, और करंट में माइनस है, तो यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, मतलब कौन लीड कर रहा है? EMF। मतलब ओवरऑल ये इंडक्टिव सर्किट है, ये प्योरली इंडक्टिव नहीं है, ये ओवरऑल इंडक्टिव सर्किट है। क्योंकि अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव होता तो एवरेज पावर जीरो होता, यहाँ नहीं होगा। इन वन साइकिल द एवरेज पावर कंज्यूम बाय सर्किट एंड वैटलेस करंट आर। तो पहले तो एवरेज पावर तुमको पता है ही, अब वो ARMS IRMS cos phi, और आपको पता है ही ARMS इज E0/√2, और ये होता है I0/√2, और ये आ गया cos ऑफ π/4। ये आ गया आपका E0 कितना दिया हुआ है? कितना है? 100 है ना, /√2। I0 कितना है? 20/√2, और ये कितना है? 1/√2। तो ये कितना आ गया? 100/√2, और ये इंटू क्या आ गया? कितना है? 10 आएगा ना? 10 आएगा कि नहीं? 20/2 10, तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे कितना आ रहा है? 1000/√2, तो 1000/√2 आ गया, हो गया एवरेज पावर। और वैटलेस करंट मतलब क्या? IRMS। कैसे फाइंड करोगे? अरे बता दो। IRMS I0/√2, I0/√2, I0 की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 20, तो 20/√2, तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा आंसर, तो बताओ। इनटू, वेरी गुड। चलो ठीक है, बताता हूँ मैं व्हाट इज वैटलेस। वैटलेस करंट जो होता है ना, वो IRMS नहीं होता है। वैटलेस करंट होता है IRMS इंटू cos phi। अभी वैटलेस क्यों बोलते हैं समझ लो। व्हाट इज वैट? लिखना बाद में। व्हाट इज वैट? पावर। पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E/I। अब वो था तुम्हारा DC सर्किट में। AC सर्किट में क्या आएगा? E/I इंटू cos phi, E/I इंटू cos phi। अभी याद रखना ये
राइट। अगर मैं ई हटा देता हूं तो क्या बचा, आई कॉस फाइव, आई कॉस फाइव, आई साइन फाइव। जब ऐसा हो, वो पावर नहीं है, वो सिर्फ करंट है। क्या नहीं है वो? अरे तुमने ई हटा दिया ना, तो जब आई कॉस फाइव, आई नॉट कॉस फाइव, आई साइन फाइव ऐसे टर्म्स आए तो वहां पे ई है क्या? तो सिर्फ कौन है? करंट है, ओनली करंट है। लेकिन करंट को मैं ई से मल्टीप्लाई करता तो क्या बनता? वैट बनता। क्या बनता? लेकिन मैंने ई गायब कर दिया तो क्या हो गया? हाँ, तो वैटलेस करंट बाय डेफिनेशन होता है IRMS साइन फाइव, डेफिनेशन है उसका। तो इट इज IRMS साइन फाइव। क्या है? वैटलेस, वैटलेस करंट है। व्हाट इज वैटलेस EMF? वेरी गुड। तो ये कितना आएगा? I0 बाय, और ये कितना है? साइन फाइव कितना है? 45। तो कितना हो गया? अरे कितना हो गया ये? हाँ चलो, मैं डायरेक्ट लिख रहा था। तो 20/√2 और 1/√2, तो कितना आ गया? 10। तो नाउ टेल मी व्हाट इज वैटलेस करंट? IRMS साइन फाइव। व्हाट इज वैटलेस EMF? ERMS साइन फाइव। अभी याद रखना, कॉस नहीं, कौन? साइन। Good, done. So that is the end of this chapter.